ये देखिए प्लाटून बहुत जल्द खेद कर। बहुत बड़ी खबर, अगर रूस ये मान चुका है कि उसने अपने सैनिकों को पीछे किया है तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आज की तारीख में रूस के जो सैनिक हैं अगर वो पीछे हुए हैं तो क्या ये स्ट्रैटेजिक है? क्या रूस का फोकस सिर्फ डोनबास पर है? क्या खार्किव, खेरसोन सब उसके हाथ से निकल जाएगा? खार्किव से अपनी सेना को वापस बुलाया रूस ने तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड पर उसकी पोजीशन कमजोर हो रही है। अगर खुद रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री यह बयान दे रही है रूस की सेना को खार्किव और इजियम से हटाकर डोनेस्क में शिफ्ट करना पड़ा तो इसका दूसरा मतलब यह भी है कि डोनेस्क में भी रूस की सेना अपने मिलिट्री गोल्स को अचीव करने में अभी तक नाकामयाब रही। लेकिन इस सब के बीच नेटो और यूक्रेन आर्मी के चीफ ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसे लेकर अब जंग का सीन पूरी तरह बदल सकता है। पिछले 2 दिनों में 2 बार नेटो चीफ ने कह दिया है कि अब रूस और यूक्रेन जंग का क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अगर रूस और ज्यादा एग्रेसिव हुआ तो फिर नेटो कंट्री पर भी हमला मुमकिन है। यूक्रेन आर्मी चीफ का कहना है कि अगर पुतिन को लगने लगा कि उनकी सेना यूक्रेन में हार रही है, अपने मिलिट्री गोल्स को हासिल नहीं कर पा रही है, तो फिर पुतिन के पास एटम बम का ऑप्शन खुला है। वो यूक्रेन के खिलाफ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं। सवाल है कि क्या पुतिन इसके लिए तैयारी कर चुके हैं? क्या ट्रूप्स को इसलिए पीछे किया गया है? क्या अब न्यूक्लियर प्लाटून तैयार हो गई है? इस रिपोर्ट को समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 150, 199। ये टेस्ट मैच में किसी खिलाड़ी का स्कोर नहीं है, बल्कि ये उन बारूदी दिनों की गिनती है जो रूस यूक्रेन वॉर को डिफाइन करती है, इसे परिभाषित करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये गिनती जारी है। वॉर वाले दिनों का स्कोर 199 नॉट आउट है। बारूदी धमाके अब भी यूक्रेन की जमीन को दहला रही हैं। मिसाइलें अब भी यूक्रेन के वॉर जोन में अपने पीछे विध्वंस के निशान छोड़ रही हैं। फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट लोगों के दिलों में दहशत भरती है और ग्राउंड पर बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला रूसी सेना की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि पुतिन की जिद और जंगी जुनून का लेवल क्या है। मगर इनकार तो इस बात से भी नहीं है कि जिस जंग को आसानी से जीतने की बात हो रही थी वो जंग पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और यही इस वक्त दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस युद्ध ने दूसरे मुल्कों को परमाणु प्रक्षेपास्त्र की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। बीते 24 से 48 घंटे में न्यूक्लियर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या रूस अब यूक्रेन में एटम बम चलाएगा? क्या नाटो और रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर होगी? क्या यूक्रेन के नाम पर बाइडेन और पुतिन अपने ब्रह्मास्त्र चलाएंगे? क्या ताइवान के नाम पर चीन और अमेरिका में न्यूक्लियर द्वंद्व होगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच भी न्यूक्लियर फाइट होगी? क्या नॉर्थ कोरिया अपना 7वां परमाणु बम चलाने की तैयारी कर चुका है? इन सवालों वाली इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तथ्यों के साथ इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पुतिन की बात सुननी चाहिए। पुतिन ने रूस यूक्रेन की जंग को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। पुतिन का अपना नजरिया, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जब यही बातें एक्सपर्ट सुनते हैं, यूक्रेन आर्मी के जनरल सुनते हैं, ये बातें नाटो चीफ के कानों में पड़ती हैं, तो उन्हें उस अनहोनी की आशंका साफ नजर आती है जिस पर अभी वक्त का हल्का सा पर्दा पड़ा हुआ है। चर्चा इस बात की होती है कि पुतिन की जीत हुई तो ठीक, वरना अगर हार होने लगी तो फिर न्यूक्लियर हमले का कॉल साइन दिया जा सकता है। इस आशंका को 24 घंटे में सामने आए 2 बयानों से भी समझें। पहले नाटो चीफ ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बीच यूक्रेन आर्मी के चीफ ने कहा पुतिन यूक्रेन युद्ध का रुख मोड़ने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बयान आया कि रूस नाटो देश पर भी हमला कर सकता है। यूक्रेन आर्मी के चीफ ने कहा विशेष परिस्थितियों में परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाने का खतरा बना हुआ है, टैक्टिकल न्यूक वॉर हो सकती है। 30 देशों के सैन्य संगठन के मुखिया ने यह भी बताया अगर यूक्रेन ने लड़ना बंद कर दिया तो वो इतिहास बन जाएगा।
वहीं यूक्रेन आर्मी के जनरल ने कहा कि परमाणु संघर्ष के बीच तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना साफ दिखाई दे रही है। नाटो का डर यह खौफ दिखाता है कि पुतिन का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। पुतिन का अगला फोकस कौन से देश में हो सकता है। इसीलिए ईस्टर्न यूरोप की किलेबंदी कर ली गई है। बाल्टिक देशों के साथ पोलैंड समेत दूसरे देशों को अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। अब इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, खौफ की टाइमलाइन को 3 सिरे से समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने पोलैंड और लिथुआनिया के बीच मौजूद अपने न्यूक्लियर गोदाम कैलिनिनग्राड का दौरा किया। इस बीच 2 दिन पहले ही पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस से जंग की आशंका जाहिर कर दी। इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन और पड़ोसी मुल्कों के लिए नए आर्म्स पैकेज का ऐलान कर दिया। पुतिन ने कैलिनिनग्राड पहुंचने से पहले न्यूक्लियर हमले में सक्षम मिसाइलें वहां डिप्लॉय करवा दी। पोलैंड की तरफ से कहा गया कि 3 से 10 साल के बीच रूस से सीधी जंग होगी। वहीं अमेरिका की तरफ से यूक्रेन और पड़ोसी मुल्कों को $2.2 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया गया। अब इस युद्ध के बीच पुतिन ने अचानक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। वहीं बेलारूस की एंट्री हुई। उसने पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर अचानक वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि अब रूस के खिलाफ नाटो का एकजुट होना बेहद जरूरी है। अब इन सारी बातों का तो एक ही मतलब है कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन अभी रूस के सामने बातचीत की टेबल पर आए। इतना ही नहीं, अमेरिकी जनरल तो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन अब क्रीमिया को भी दोबारा कब्जे में ले सकता है। इसीलिए भी लगातार एटमी हमले वाली भूमिका बनने लगी है। असल में इस वक्त पुतिन गुस्से में है और गुस्से की वजह विदेशी हथियारों के दम पर यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूक्रेन आर्मी ने साउथ और ईस्टर्न यूक्रेन में रूस को काफी पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि सितंबर की शुरुआत से अभी तक 50 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके से रूसी सेना को खदेड़ दिया गया है। साउथ में खेरसोन जबकि ईस्ट में खार्किव में यूक्रेनी सेना ने कई सेटलमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया, कई गाँव आजाद करा लिए। और तो और यूक्रेन की मिलिट्री ने यह भी कहा कि 3 दिन में रूस के $150 मिलियन के हथियार यानी उनके प्लेन और दूसरे वेपन्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। खुद ज़ेलेंस्की लगातार इस पर अपडेट्स भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन ये सब इतनी आसानी से होने देंगे, अपनी सेना को लगातार हारते हुए देखते रहेंगे? क्योंकि दुनिया को तो पुतिन की जीत नहीं बल्कि पुतिन की हार से ज्यादा खतरा है। और ये बात तो ब्रिटेन के आर्मी वेटरन भी कह चुके हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ से पहले ब्रिटेन की जॉइंट फोर्सेस कमांड के फॉर्मर जनरल का सनसनीखेज बयान सामने आया था। जनरल रिचर्ड बैरन्स ने आशंका जताई थी कि अगर पुतिन को यूक्रेन में हार का सामना करना पड़ा तो उनके परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ जाएगी। इस मिलिट्री डिजास्टर को रोकने के लिए पुतिन एटमी मिसाइल दागने का आदेश दे सकते हैं। जनरल बैरन्स की तरफ से कहा गया कि मॉस्को की तरफ से 10 किलोटन वाले एटम बम को इस्कंदर मिसाइल के जरिए दागा जा सकता है, जिससे सीमित एरिया में एटमी विस्फोट हो। अब ये बातें वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने सालों साल मिलिट्री में बिताए और विरोधियों की चालों से बखूबी वाकिफ है। और चूंकि ब्रिटेन तो लगातार रूस के रडार पर है, रूस की तरफ से कई बार उसे एटमी धमकियां मिल चुकी हैं, इसीलिए ब्रिटेन के जनरल की बातों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस सब के बीच पुतिन और उनके सिपहसालार क्रीमिया पर हमले के बाद वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर बम की बातें कह चुके हैं। ये तक बता चुके हैं कि कयामत के घोड़े निकल चुके हैं, दुनिया डूम्सडे की तरफ बढ़ रही है। और इस बार तो और आगे बढ़कर ये स्टेटमेंट दे दिया कि रूस को तोड़ने का अमेरिकी सपना सामूहिक विनाश का रास्ता साबित होगा। पश्चिमी देश रूस को बांटने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत का विघटन मौत वाले शतरंज की तरह है, जिसमें शय और मात के खेल में मानवता के खात्मे का यानी कयामत का दिन मुकर्रर हो जाएगा। सोचिए, यूक्रेन वॉर को लेकर ही इतनी धमकियां, इतने बयान सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अब बात बारूद, टैंक और मिसाइल से आगे निकल चुकी है। अब रूस को अगर रोकने की कोशिश की जाएगी, वेस्टर्न वर्ल्ड हथियारों का दम दिखाएगा, तो फिर किसी भी वक्त रूस की न्यूक्लियर फोर्स को विनाशकारी शस्त्र चलाने का ऑर्डर मिल जाएगा।